नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। आज बात करेंगे मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से बड़ी गाड़ी के मामले में, जिसकी जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने ले ली है। बता दें कि इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिन पहले भी इसी संगठन ने दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी। और अब अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली जिसमें धमकी भरा केस था, जिलेटिन की छड़ें थी, और इन सब की जिम्मेदारी भी फिलहाल उसी संगठन की ओर से ली गई है, जैश उल हिंद, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन से पैसे की डिमांड भी की गई है। संगठन ने एक मैसेज के जरिए जांच एजेंसी को यह चैलेंज किया है। मैसेज में लिखा है, रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम लोग बुरी तरह फेल हुए और आगे भी तुम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। मैसेज ये लिखा है जैश उल हिंद की तरफ से। मैसेज के अंत में अंबानी के लिए लिखा गया है कि तुझे मालूम है कि क्या करना है, तो बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले भी बोला गया है। बता दें कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी, जिस मामले में अब जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ले ली है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में रविवार को, यानी कि आज, ये बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली है। जैश उल हिंद ने कहा है कि बिग पिक्चर आना अभी बाकी है। मामले में आपको बता दें, एनआईए और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार जांच में जुटी है। टेलीग्राम के जरिए संदेश ये दावा किया गया है जैश उल हिंद की ओर से कि एसयूवी में विस्फोटक रखने वाले आतंकवादी सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो ये सिर्फ ट्रेलर था और पिक्चर पूरी अभी बाकी है। ये कहा गया है, आपको बता दें कि करीब 1 महीना पहले दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट हुआ था और उस मामले की जिम्मेदारी भी जैश उल हिंद की ओर से ली गई थी और अब फिर से जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली है। तो ऐसे में दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, दोनों कड़ियों को। बता दें, टेरर एट अंबानी हाउस के टाइटल वाले मैसेज में आतंकियों ने यह लिखा है कि आप जानते हैं, यानी कि अंबानी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि क्या करना है, पैसे डालने हैं, पैसे ट्रांसफर करिए और अपने फैट किड्स के साथ खुशी से रहें। ये मैसेज पुलिस ने पहले ही मामले में टेरर एंगल का अंदेशा जताया था। बता दें कि किसी आतंकी संगठन की ओर से जिम्मेदारी ना लेने से पुलिस साफ तौर पर इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं कर रही थी, लेकिन अब जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज इलाके में जो मिली थी, जिसके आधार पर संदिग्ध को देखा गया था, उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, उसकी शिनाख्त पुलिस की ओर से कर ली गई है और आगे के कनेक्शंस की जांच भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी कार बरामद हुई थी। 2.5 किलोग्राम वजन की 20 जिलेटिन की छड़ें कार से बरामद हुई थी, जो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट के परिसर को दहलाने के लिए काफी हैं। और मुंबई से ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल मुंबई में तहलका मच गया है क्योंकि जैश उल हिंद ने फिर से जिम्मेदारी ले ली है। पहले भी इजरायली दूतावास के बाहर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी और अब अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली, जो धमकी भरा खत मिला, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। तो फिलहाल इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किस प्रकार से जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए हिमांशी, जिस तरह से अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी कार मिली थी, उस कार को लेकर एटीएस के सहित मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अलावा एनआईए लगातार ये जांच कर रही थी कि आखिर मामला क्या है, कौन इस पूरे मामले का साजिश है। इसकी जांच के दौरान अब रविवार सुबह एक टेलीग्राम के जरिए खाता है जिसमें जैश उल हिंद नामक संगठन ने ये जिम्मेदारी ले ली है और बतौर ये भी कहा है कि जिस तरह से हमने दिल्ली में आतंकी हमला किया था उसको लेकर किसी ने कुछ नहीं किया।
उसके बाद अब मुंबई में, और वहीं जिस तरह से वो पत्र लिखा, पत्र का भी जिक्र उसके लेटर में साफ तौर पे कहा गया है कि ये तो ट्रेलर है, बड़ी पिक्चर अभी आना बाकी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार ने, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कर दिया है कि ऐसा माना जा सकता है कि यह जो पत्र है कोई आतंकी संगठन अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए सिर्फ कर रहा हो, लिहाजा इसको गंभीरता न लिया जाए। लेकिन मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार इस एंगल से भी जांच कर रही है। जिस तरह से कल देर शाम ही क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी ने कह दिया था कि हम टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार इस एंगल से भी जांच कर रही थी, जिसमें अब पत्र मिलने के बाद कहीं कहीं पूरा हाहाकार मचा हुआ। लोग अब इस गंभीरता को लेते हुए देख रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरह से पूरे मामले को जो है देखा जाए। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, बात करें जो दिल्ली में हमला हुआ था उस दौरान भी पत्र मिला था, और अब जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर भी जो है वो पत्र मिला है, तो दोनों को अगर जोड़ को देखा जाए और जांच की जाए तो दोनों पत्र में समानता दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है पुलिस की ओर से। देखिए, दिल्ली में जो आतंकी संगठन जैसे हिंद ने जिम्मेदारी ली थी, वही आतंकी संगठन अंबानी के बाहर खड़ी कार की भी जिम्मेदारी ले रहा है। हालांकि ये जिम्मेदारी किस तरह से ले रहा है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली वाले मामले में भी जैसे हिंद का कोई लिंक नहीं मिला, इस तरह का कहना है गृह मंत्री अनिल देशमुख का या उनके सूत्रों का। तो इस तरह से जानकारी मिल रही, लेकिन जब तक बातें कंफर्म नहीं हो जाती। हालांकि मुंबई पुलिस इस पत्र को लेकर अभी तक कोई जवाब या कोई बातें नहीं कही है, लेकिन जिस तरह से टेलीग्राम मिला उसको लेकर बिल्कुल मुंबई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। तमाम तरह की चेकिंग शुरू हो गई है, आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी नजर रखी जा रही है। मुंबई के बाहर जो जितनी गाड़ियां आती हैं उनको भी लगातार चेकिंग के लिए कर दिया गया है। तो तमाम एहतियात जो है मुंबई महाराष्ट्र सरकार जो है बरत रही है। लेकिन जिस तरह से ये पत्र मिला है, पत्र में आतंकी संगठन का नाम आया है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई बयानबाजी मिली है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि इसका लिंक जो है अभी तक किसी एंगल से नहीं मिला है, इसकी भी जांच की जाएगी। सत्य प्रकाश, जिस संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा है, क्या शुरुआती जांच में उसने कुछ खुलासा किया है? देखिए नहीं, जिसकी कार थी हीरे नामक शख्स की, वो पहले ही विक्रोली के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कार की शिकायत दर्ज कराई थी, उनसे पूछताछ भी की गई थी। इस दौरान किसी को हिरासत में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मामला हो सकता है। लेकिन यह साफ है कि जो भी किया है कहीं न कहीं बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए किया है, या फिर आने वाले समय में इस तरह के बड़े हादसे होने की आशंका को लेकर भी किया जा सकता है, जिसकी जांच जो है अब एनआईए, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस कर रही है। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश। तो मुकेश अंबानी केस में फिलहाल दोनों कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। जैश उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, दिल्ली में इससे पहले इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। हालांकि ये साफ कहा गया है कि उसके तार कहीं से भी जैश उल हिंद से जुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो खुद को चमकाने के लिए भी इस तरीके से बयानबाजी। और दिल्ली से हमारे साथ राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी, और अब एक बार फिर से अंबानी धमकी केस में भी इसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, तो दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल भैया, जिस तरीके से अंबानी के यानी कि अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिला था और एक गाड़ी मिली थी, उसके अंदर भी कहीं न कहीं विस्फोटक सामान था। मगर जिस तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर भी जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेवारी भी जैश उल हिंद नाम की जो संगठन था उसमें ली थी, और कहीं न कहीं यही कोशिश की जा रही थी कि इनको भी अरेस्ट किया जाए। मगर जिस तरीके से उस टाइम पर भी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां थी उन्होंने भी काम किया था और लगातार इस संगठन को भी पहचानने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से इजरायली दूतावास के बाद जो ब्लास्ट हुआ था वो भी कहीं न कहीं इजराइल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, और कहीं न कहीं उसकी भी कहीं न कहीं जो इजराइल से जो भारत के संबंध थे उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से इस घटना के अंदर भी कहीं न कहीं जो कहते हैं जो संगठन है उसने जिम्मेदारी लिया और टेलीग्राम ऐप के द्वारा ही
इसकी जिम्मेवारी ली गई है। मगर देखना होगा कि भारत की जो सरकार है या फिर कहें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या फिर स्पेशल जो स्टाफ है वो लगातार किस तरीके की कार्रवाई करता है, क्योंकि इस संगठन की 2 बार पुष्टि हो चुकी है, दोनों बार इसने ही जिम्मेवारी ली है। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस या फिर कहें और जो राज्यों की पुलिस है या फिर केंद्र सरकार कितना बड़ा कदम उठाती है। जी ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर जो हमला हुआ था उसकी छानबीन लगातार की जा रही है। करीब 1 महीना हो गया उसको, तो जैश उल हिंद ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो जांच में क्या सामने आया किसी प्रकार से भी कि जैश उल हिंद जो है वो इसमें संलिप्त हो सकता है, या फिर अपने आप को चमकाने का काम ही सिर्फ जैश कर रहा है? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें पुलिस की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जिस तरह से इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था कि उसके अंदर इसी संगठन का नाम आया था, मगर उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मगर हाँ, ये जिस तरीके से 1 महीने का समय हो चुका है, मगर अभी भी जांच एजेंसियां लगी हुई है इसको सुलझाने के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि संगठन की जो पहचान की जाए, ये किस तरीके के कर रहा है, या फिर ये जानबूझ के अपने आप को टीआरपी के लिए कहीं ना कहीं संगठन का नाम लिया जा रहा है। तो जरूर जांच एजेंसियों के हाथ में है, अभी जांच एजेंसी कितने काम कर रही है। मगर जिस तरीके से अंबानी के घर के बाहर भी इस तरीके का विस्फोटक सामान मिला है और इसकी जिम्मेवारी भी जांच और हिंद के नाम जो संगठन है उसने ली है, और लगातार इसको जो पुलिस के हाथ में है, पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है और इस संगठन के बारे में क्या सबूत जुटा पाते हैं। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। तो फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से उमेद सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है सबसे पहले उमेद सिंह जी आपका। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि दिल्ली में करीब 1 महीना हो गया, पहले इजरायली दूतावास के बाहर हमला हुआ और अब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली उसमें धमकी भरा खत मिला, तो दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और उस मामले में भी जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी ली थी और अब इस मामले में ली है। क्या कुछ आपकी ओर से कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से, किस प्रकार से? क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ में अब पूरा मामला है, लेकिन जांच एजेंसी को खुलेआम धमकी देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैश उल हिंद। देखिए अभी इस पे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है और इस पे जो है पूरी तरह से जांच कर रहा है एजेंसी, और जांच एजेंसी जो है वो इसके तह तक जाएगी निश्चित तौर पे। ये बड़ा दुखद था और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से शुरुआत से हुआ है और इसका अभी तक कल तक नहीं पता चल पाया था। आज इन्होंने कल ये बयान दिया है और ये स्वीकारा है कि मैंने ऐसा किया हूँ, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। आज इसकी जांच अब होनी चाहिए। इसकी जांच अब होगी, पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि ये सही है या गलत है, कितने तय तक ये सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अपने बड़ाई के लिए, अपना पहचान बढ़ाने के लिए या इस तरह से इन्होंने ऐसा बयान दिया हो, तो इसको भी देखना। और ये नकारा भी नहीं जा सकता है किसी भी हाल में, क्योंकि ये घटनाएं इजरायली एम्बेसी पे भी हुआ था और ये भी हुआ, दूसरी घटना है। तो इसको जो है पूरी तरह से इसकी जो है जांच करके फिर आपको अवगत कराया जाएगा, पूरे देश को बताया जाएगा। जी बिल्कुल उमेद सिंह जी, करीब 1 महीना हो गया दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के बाहर जो ये हमला हुआ, और अब लगातार प्रयास किया जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि जैश उल हिंद आखिर संगठन कौन सा है, किससे जुड़ा हुआ है और किस प्रकार की विचारधारा है, किस प्रकार के लोग उसमें शामिल है। करीब 1 महीना हो गया है, तो क्या कुछ आपकी ओर से निकल कर आ रहा है? फिलहाल जैश उल हिंद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि करीब 1 महीना हो गया काम करते हुए। नहीं, अभी देखिए, अभी इसके ऊपर जो है जीएस उल हिंद के ऊपर इसकी एजेंसी की जांच हो रही है कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं और ये कौन सी एजेंसी, क्योंकि एक नया नाम ये आया है उभर करके। तो अभी इसके बारे में बहुत अच्छी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसकी जांच जो है एजेंसी कर रही है। जांच एजेंसी जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक इसको ओपन करना अच्छा नहीं है। ये जांच का विषय है मैडम। इसकी जो है जांच करा करके उसके बाद आपका दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होने के बाद ही जो है जनता के सामने लाया जाएगा। बिल्कुल उमेद सिंह जी, जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई है। हालांकि आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत पूरी तरह से सक्षम है, चाहे कुछ भी कर ले आतंकी संगठन, लेकिन बावजूद इसके भारत पूरी तरह से सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जहां सुरक्षा जो है कड़ी व्यवस्था रहती है वहां पर, तो इस प्रकार से आना, गाड़ी रख के जाना और फिर दोबारा से उसी की जिम्मेदारी लेना जैश उल संगठन की, तो जवाब देना तो बनता है, कार्रवाई करनी तो बनती है। नहीं, निश्चित तौर पे हिमांशी जी, ये बहुत दुखद, बहुत बड़ा मैटर है। ये बहुत छोटी बातें नहीं है। उधर दिल्ली के अंदर और 1 किलोमीटर के अंदर लोकसभा से, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के पास में इजरायली एम्बेसी में इस तरह का बम मिलना
और उसके बाद तुरंत ही थोड़े ही दिनों में इधर से अंबानी जी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देना, तो और उसमें बम मिलना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत गंभीर मामला है। और इससे बहुत ही गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और इस पे जो है बहुत बारीकी से जांच कराई जा रही है। इसकी जांच निकल के आते ही ये सामने जो है आपके रखा जाएगा और देश के। ठीक है उमेद सिंह जी, हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर सबसे पहले आपका। मेजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन कड़ियों को जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जैश उल हिंद ने ही पहले इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जिम्मेदारी ली थी और अब मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली है, जो जिलेटिन की छड़ें मिली है, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। तो किन किन चीजों को जोड़कर देखा जाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है किस प्रकार से जांच एजेंसियों को और चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि चीजों को जोड़कर देखा जाए? किन किन कड़ियों को जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि लंबे समय से पाकिस्तान से जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के तहत अगर आप देखें तो जो आतंकवाद का जो हमें मुख्य चेहरा दिखता है वो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में ही उसकी झलक देखने को मिलती है। किंतु जो इनके स्लीपर सेल होते हैं, स्लीपर सेल वो होते हैं कि जहां इन आतंकवादियों को रहने, खाने पीने और बाकी सुविधाएं, ये चीजें मुहैया कराई जाती हैं, वो लोग एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरीके के जो स्लीपर सेल होते हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से सटे बॉर्डर, ऐसे इलाकों में कई जगह एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो वो अकस्मात नहीं होती, वो लंबे समय से जो है उसकी प्लानिंग की जाती है, रेकी की जाती है, तत्पश्चात जो है किसी न किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है शहरी इलाकों में। तो जरूरत है कि जो हमारा जो खुफिया तंत्र है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव हो, उसे ज्यादा उसकी जो कार्य प्रणाली है और जो भी मतलब एक होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और दूसरा उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करना, दोनों बातें हैं। केवल अगर आपके पास जानकारी है और अगर आप उस जी आपकी आवाज आ रही है आशीष जी, पूरी कीजिए अपनी बात। तो मुकेश अंबानी धमकी केस के मामले में आपको बता दें कि जैश उल हिंद की ओर से जिम्मेदारी ली गई है, घर के बाहर विस्फोटक मिला था। दोनों मामलों में जिम्मेदारी फिलहाल और यही जानने का प्रयास। आशीष जी। हाँ देखिए, कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन कई सारे हैं। पहले लश्कर ए तैयबा बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है और लश्कर ए तैयबा ने तो खुद मुझे ही मारने के लिए फतवा भी जारी किया हुआ है हाफिज सईद द्वारा। तो इस तरीके की कई बार ऐसे आतंकवादी संगठन जो है अपना नाम बदल लेते हैं जब उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है उन देशों पे जहां उनके ऑफिस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे आतंकवादी संगठन नाम बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली जो है वो लगभग वही रहती है। नाम ये लोग अक्सर बदलते रहते हैं, कुछ नए ग्रुप बन जाते हैं और कुछ जो पुराने ग्रुप ज्यादा इंटरनेशनल उसमें हाईलाइट हो जाते हैं तो वो लोग नाम बदल लेते हैं। तो चाहे ग्रुप कोई भी हो, उसके खिलाफ जो है, क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो इंडिया में एक्टिव हैं। सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जिन भी राज्यों की, शहरों की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर आतंकी संगठन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं और प्री प्लानिंग की जाती है, क्योंकि कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिन तक रैकी की जाती है। दिल्ली के मामले में भी वही हुआ और इस मामले में भी कि एकदम से ऐसा नहीं हुआ, पहले प्लानिंग की गई किस तरीके से आना है। तो जो लोग हैं एक्टिव रहते हैं। हालांकि अभी जैश उल हिंद की ओर से कहा जा रहा है कि जिन्होंने ये काम किया वो अपने घर सही सलामत सुरक्षित पहुंच चुके हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा था, यदि अगर आप मुंबई के जो अटैक हुआ था जिसमें कसाब और बाकी लोग आए थे, तो उसकी भी अगर आप घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग पहले मुंबई आए थे, उन लोगों ने जगह जगह रेकी की, फोटो खींची, रास्ते समझे, माहौल देखा और वापस जाकर के फिर आए थे। और उनके कुछ ना कुछ जैसे हम स्लीपर सेल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका काम केवल वो
इन लोगों को जो है वो ठहराना और सही जगह पहुंचाना ही होता है, बाकी वो किसी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दे रहे होते। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि ऐसे जो स्लीपर सेल हैं वो कहाँ चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लुप्त हैं, अपनी नॉर्मल दिनचर्या जीते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे आतंकवादियों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनको चीजें, जानकारी, हथियार मुहैया कराना या उनके लिए रखना। तो इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, इस पे जो है सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई केवल पुलिस द्वारा नहीं, इनके लिए एक अब जैसे अगर आप देखें तो हमने अजमल कसाब को फांसी देने में लगभग मैं समझता हूँ 8 या 9 वर्ष लगा दिए। वैसे ही और भी आतंकवादी थे जिनको हमने करीब 7-8 साल जो है जेलों में रखा। तो अगर आप इतना लंबा समय अगर आतंकवादियों को जो है वो सजा देने में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो वो काम करती हैं, तो उनके मनोबल और उनके कार्यप्रणाली पे भी असर पड़ता है उस चीज का। तो इन कम से कम इन जो इस तरीके के जो टेररिज्म वाले मुकदमे होते हैं, उनको प्रायोरिटी पे करके फटाफट जो है उनका निस्तारण करना चाहिए। ठीक है, उमेद सिंह जी, सुना आपने मेजर साहब को, जवाब दीजिए। मेजर चतुर्वेदी साहब ने बहुत अच्छा कहा है, एकदम सही है, इसके ऊपर बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है ये अब वो जमाने चले गए हैं, अब बहुत बदलाव है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, और ये किसी भी हालत में इस तरह से जो है इनको ये आतंकवादियों को, इस तरह देशद्रोहियों को पनपने नहीं देगी। आज जो है इनकी जरूरत है। जो अभी कहे हैं चतुर्वेदी साहब वो बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं से कोई न कोई ये विभीषण होता है और वो संरक्षक देता है। संरक्षण देने के बाद ही जो है उनको मौका मिलता है और वो वहाँ पे फल फूल पाते हैं। तो जब तक जो है अगर वो भी कहीं इस तरह से अब लोग जो भी पकड़े जाएंगे, उनका वो हश्र होगा कि वो जो है कभी भी दोबारा कोई दूसरा इस तरह का काम करने के लिए, उनकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सबसे जरूरी है। जो घुसपैठिए हैं उनसे ज्यादा भागीदारी उनकी है जो उनको पनाह देते हैं। इसके ऊपर भी ये भी बहुत बड़ी जो है जांच के विषय है और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सरकार लेगी। आज न्यायपालिका में निश्चित तौर पे अब वो सब जमाना चला गया कि जो 10 साल 15 साल तक केस चलते रहे, कसाब के भी बाद उसमें बहुत दिनों तक लंबा चला, लेकिन अब तत्काल आज न्यायपालिका भी बहुत एक्टिव हो चुकी, बहुत आगे हो चुकी, बहुत बदलाव आया है। और आज सरकार में भी बहुत पूरी तरह से जमीन आसमान का अंतर हुआ है। आज ऐसी स्थितियों में तत्काल इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जल्द से जल्द फैसले होंगे, लोग पकड़े जाएंगे और वो सजा होगी, उनको जो सजा उचित होगी वो उनको निश्चित तौर पे मिलेगा। ठीक है मेजर साहब, काफी बदलाव पहले के मुकाबले अब हो चुके हैं, और आपको ऐसे कौन से बदलाव लगते हैं कि होने चाहिए? देखिए, एक तो जो आतंकवाद होता है वो उसका जो बेस है जो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो अप्रोच है जो बॉर्डर पे, उसको बदलने की जरूरत है। हमारी पॉलिसी ज़्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। हमने जो उनके टेररिस्ट कैंप हैं हमें उनको और टारगेट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उनको टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा, उनका जो मनोबल है वो गिरेगा, जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। और तो इस तरीके का माहौल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही जो कोर्ट की बात हो रही है, मुझे लगता है अभी उसमें और बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड होना चाहिए कि 45 दिन या 60 दिन से ज़्यादा जो है देश के खिलाफ आतंकवाद या आतंकवादी जो भी मुकदमे हों उनके लिए एक समय सीमा हो कि इतने दिन के अंदर जो है उसका फैसला दिया जाए। अन्यथा होता क्या है कि नॉर्मल कोर्ट की तरह ही जो है उसमें नए नए साक्ष्य और नई नई बातें और नई नई चीज़ें आती रहती हैं और मुकदमे हिंदुस्तान में जो है हजारों लाखों वो चलते ही रहते हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री को मारने के बाद भी जो है जिन लोगों ने मारा इंदिरा गांधी जी को, उसमें भी हमने देखा कि कितने लंबे समय तक जो है वो मुकदमे चलते रहे। तो यदि इतने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी यदि जो हमारी जो न्यायपालिका है उसकी जो रफ्तार है अगर वो इतनी धीमी हो,
तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आ जाएगी। मेजर साहब, यहाँ पर जो पत्र मिला है जिसमें लिखा है पिक्चर अभी बाकी है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या लगता है पिक्चर अभी बाकी है, इसको समझना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये घटनाएं हम लोग देखें तो हर हफ्ते 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, खासतौर पे कश्मीर से सट इलाकों में कोई ना कोई आतंकवादी घटना लगभग रोज ही होती रहती है, छोटे बड़ी कोई ना कोई। मीडिया के अटेंशन पे वो घटनाएं ज्यादा तब आती हैं जब वो महाराष्ट्र, दिल्ली या यूपी या पंजाब में कहीं होती हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे तो इस तरीके की घटनाएं लगभग रोज होती, और इतनी आदत पड़ गई है लोगों की इन चीजों की कि अब वो खबर भी नहीं लगती है। तो इस तरीके का माहौल बन गया है कि ये तो होता ही रहता है, ये चल ही रहा है यार, ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो वो तो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? वो तो कर रहा है, ये हर आदमी से अगर आप बात करें तो वो कहता है हाँ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। जैसे अभी बहुत एक मूवमेंट चलाना चाहिए हमें कि जो पाकिस्तान है उसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि वो उसे एक आतंकवादी देश घोषित करे। सबसे पहले तो हमें घोषित करना चाहिए उसे आतंकवादी देश। जब हम अपनी लोकसभा में, राज्यसभा में उसे एक बिल पारित करके आतंकवादी देश घोषित करेंगे, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो हमारे से अच्छे संबंध रखते हैं देश, वो लोग हमारे साथ आएंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, तो आतंकी संगठनों की ओर से जिस प्रकार की ये हरकतें की जा रही हैं, भारत पूरी तरह से सक्षम है उनको जवाब देने के लिए, और जल्द ही भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।